हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स को। हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग फिर से। हम लोग टिप्पणियां पढ़ेंगे, किसके किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैग्ना कार्टा, पुनर्जागरण, समाजवाद और मॉन्टेस्क्यू। इनमें दो तीन टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी टिप्पणियां इनमें से आ जाती है। मैग्ना कार्टा हम लोग नहीं पढ़ा था, मॉन्टेस्क्यू नहीं पढ़ा था। समाजवाद, सोशलिज्म और पुनर्जागरण, रेनेसेंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। शुरू करते हैं इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन से। तो परिचय इंट्रोडक्शन क्या करा। इतिहास की विभिन्न घटनाएं और विचारधाराएं मानव समाज की संरचना, शासन प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था और कानून के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है। इतिहास ही सब कुछ हमें सिखाता है। इतिहास की गलतियों से हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वो गलतियां नहीं करते हैं। इतिहास की जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं और जो विचारधाराएं हैं, वही मानव समाज की संरचना करती है, शासन प्रणाली की संरचना करती है, न्यायिक व्यवस्था की संरचना करती है, कानून के विकास में क्या होती है, निर्णायक भूमिका भी निभाती है। एक विधि के छात्र के रूप में छात्र के लिए इन ऐतिहासिक अवधारणाओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह न केवल विधिक सिद्धांतों की उत्पत्ति और विकास को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्रांतियां कानून को आकार देती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो कहेगा इस उत्तर में हम चार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक के बारे में, विषयों के बारे में पढ़ेंगे। मैग्ना कार्टा, पुनर्जागरण, समाजवाद, मॉन्टेस्क्यू की विषय व्याख्या करेंगे और इनका विधिक परिप्रेक्ष्य क्या करेंगे, विश्लेषण भी प्रस्तुत करेंगे। भाई देखते हैं कि मैग्ना कार्टा यानी कि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो सन 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन और उनके अधीनस्थ सरदारों के बीच यह चार्टर साइन हुआ। मतलब मैग्ना कार्टा क्या था कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन और उनके अधीनस्थ सरदारों के बीच एक चार्टर साइन हुआ। कारण यह था कि राजा द्वारा अत्यधिक कर वसूली होती थी, मनमानी गिरफ्तारी होती थी और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन होता था। इसे द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी कहा गया। इसे क्या कहा गया? द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी कहा गया। मुख्य प्रावधान क्या थे? मुख्य प्रावधान देखे तो राजा की शक्तियां सीमित की गई। किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के दंडित नहीं किया जाएगा। न्याय तक सबकी समान पहुंच होगी। कराधान के लिए संसद की सहमति आवश्यक है। कराधान के लिए संसद की सहमति क्या है? टैक्सेस के लिए वो आवश्यक है। ठीक है, फिर देखते हैं भाई विधिक महत्व। रूल ऑफ लॉ का पहला व्यवहारिक उदाहरण था ये। फिर नेचुरल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे सिद्धांतों की जड़ें इसी में है। ब्रिटिश संविधान जो लिखित नहीं है उसकी है नींव बना। विधिक उदाहरण देखें तो एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ की तीन अवधारणाएं जिनकी जड़ें क्या है, मैग्ना कार्टा में है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। भारत का संविधान भी इस चार्टर की भावना से को प्रतिबिंबित करता है। जो भारत का संविधान भी है भाई, वो भी क्या करता है, इस चार्टर को प्रतिबिंबित करता है। जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। केस लॉ देख लिया तो मेनका गांधी वर्सेस वुमेन ऑफ इंडिया 1978 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रक्रिया विधि द्वारा केवल औपचारिक नहीं, प्रक्रिया विधि द्वारा केवल औपचारिक नहीं बल्कि न्याय संगत भी होनी चाहिए, जो कि मैग्ना कार्टा की भावना है। एडीएम जबलपुर और शिवाकांत शुक्ला 1973 में देखेंगे तो आपातकाल के समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ, जिस पर बाद में कोर्ट को पुनः विचार किया और मैग्ना कार्टा जैसी स्वतंत्रता को बहाल किया था। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, रिनेसेंस। जिन्हें आप पहले एक सिंगल एक वीडियो में भी आप पढ़ चुके होंगे। पुनर्जागरण को पहला वीडियो ये था रिनेसेंस के बारे में, लेकिन इसमें फिर से पढ़ लेते हैं परिभाषा की। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, पुनर्जागना। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म होना। यह एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आंदोलन था जो कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में चला था। यह आंदोलन मध्यकालीन अंधविश्वास और यह मध्यकालीन अंधविश्वास और धार्मिक प्रभुत्व के खिलाफ था। यह आंदोलन किसके खिलाफ था? मध्यकाल में क्या चल रहा था? अंधविश्वास था, जो धार्मिक प्रभुत्व चल रहा था। सरकार मतलब सबसे ऊपर धर्म ही पूरा राज्य चला रहा है, चर्च ही पूरा राज्य चला, उसके खिलाफ जो आंदोलन था ये उसी खिलाफ आंदोलन था। ठीक है, की मुख्य विशेषताएं क्या थी? मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का महत्व। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का महत्व देखेंगे, यानी तार्किकता और वैज्ञानिक सोच इसके अंतर्गत थी। जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा। कला और साहित्य का उत्कर्ष बढ़ा। लियोनार्डो दा विंची, शेक्सपियर आदि इसके अंतर्गत इसमें दिखते हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन भी चर्च के आधिपत्य पर प्रश्न चिन्ह तुरंत खड़ा किया गया धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा। समझ में आ गया? विधि दृष्टिकोण देखें तो कानून का आधार धार्मिक मान्यताओं से हटकर तार्किकता और मानव अधिकारों पर केंद्रित हुआ।
तो विधि दृष्टिकोण देखे तो जो कानून का आधार है अब वो धार्मिक मान्यताओं से भाई हटा और जो तार्किकता हो गई, यानी तार्किकता हो गई और जो मानव अधिकार हो गए उनका क्या हुआ, केंद्रित हुआ। न्याय शास्त्र देखें यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस देखें, उसके आधुनिक विचार जैसे पॉजिटिव लॉ हो गया, नेचुरल लॉ हो गया आदि का विकास हुआ और पुनर्जागरण के प्रभाव से सिविल लॉ सिस्टम जैसे रोम नेपोलियन कोड विकसित हुआ। ठीक है, आगे चलो भाई। विधिक योगदान देखेंगे तो इसका क्या करा रेनेसेंस का, तो इतालवी पुनर्जागरण ने रोमन कानून के अध्ययन को पुनर्जीवित किया। इतालवी पुनर्जागरण ने रोमन कानून के अध्ययन को क्या करा, पुनर्जीवित किया, जिससे यूरोप में कोडिफाइड कानून का विकास हुआ। जिससे क्या हुआ, यूरोप में एक कोडिफाइड कानून का विकास हुआ। ब्रिटेन में कॉमन लॉ सिस्टम को पुनः गहराई से समझने की दिशा मिली। जो ब्रिटेन था उसमें जो कॉमन लॉ सिस्टम था उसको पुनः भाई गहराई से समझने की हम लोग को दिशा भी मिल गई थी इससे। तो भारतीय संविधान पर अगर प्रभाव देखेंगे तो धारा 51A(H) कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास सीधे पुनर्जागरण के विचार से ही प्रेरित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास सीधे सीधे पुनर्जागरण के विचार से ही प्रेरित है। हम लोग कहते हैं धारा 51A(H). समझ में आया, आगे चलो। सोशलिज्म पढ़ते हैं यानी समाजवाद पढ़ते हैं, ये भी हम लोग एक सिंगल वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं कि परिभाषा में क्या कह रहा है। समाजवाद एक सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है। समाजवाद क्या है, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संपत्ति का सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक समानता और श्रमिक अधिकारों की रक्षा है। यह पूंजीवाद की असमानताओं के विरोध में खड़ा हुआ। यह पूंजीवाद की असमानताओं के क्या हुआ, विरोध में खड़ा हुआ। प्रमुख समाजवादी विचारक कौन कौन से, नाम और विचार देख लो। कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद का पतन, ये सब उन्होंने विचार रखे थे। फ्रेडरिक एंगल्स देखेंगे तो समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण इन्हीं ने किया था, फ्रेडरिक एंगल्स ने। इधर देखते हैं तो लेनिन ने क्या कहा था, बोल्शेविक क्रांति के नेता थे लेनिन। और जवाहरलाल नेहरू देखेंगे तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के क्या थे, समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। फिर देखते हैं विधिक परिप्रेक्ष्य, देखते हैं उसके अंदर तो समाजवाद एक मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय है। समाजवाद का एक मुख्य लक्ष्य क्या है, सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, जो कानून का भी एक मूल्य उद्देश्य है। समाजवाद के कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आई कि समाजवाद के जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई जो भारतीय संविधान में परिलक्षित होती है। क्या होती है, भारतीय संविधान में झलकती है, परिलक्षित होती है। संविधान में समाजवाद देखेंगे तो कैसे, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो समाजवादी शब्द था वो जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में उसके द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 38 और 39 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या करना, उनको सुनिश्चित करना लिखा हुआ है। केस लॉ देख लेते हैं तो DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में देखें तो समाजवादी संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। और मिनर्वा में यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में देखें तो कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद एक मूलभूत संरचना है, उसको बनाए रखें। ठीक है, और मोंटेस्क्यू को पढ़ते हैं भाई, आखिरी हम लोग का टॉपिक मोंटेस्क्यू। परिचय, चार्ल्स लुई डे सेकंडा मोंटेस्क्यू, इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स लुई डे सेकंडा मोंटेस्क्यू। एक क्या थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। भाई ये किसी को पूरा नाम पता नहीं होगा, अगर आप किसी पूछो कि मोंटेस्क्यू का पूरा नाम बताओ, आपको पता है चार्ल्स लुई डे सेकंडा मोंटेस्क्यू एक क्या थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ 1748 में यह हुई थी, लिखी थी इन्होंने। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स के क्या माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य सिद्धांत का क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण। प्रत्येक अंग एक दूसरे की जांच और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक एंड बैलेंसेस का कार्य करें प्रत्येक अंग। विधिक में प्रभाव देखें तो मोंटेस्क्यू के सिद्धांत से आधुनिक लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की नींव पड़ी। मोंटेस्क्यू के सिद्धांत से क्या हुआ, आधुनिक लोकतंत्र और जो संवैधानिक शासन था उसकी क्या पड़ी थी, नींव पड़ी थी। अमेरिका, भारत, फ्रांस आदि देशों के संविधान में इन सिद्धांतों को अपनाया गया। और अमेरिका, भारत, फ्रांस आदि देशों के संविधानों में इन सिद्धांतों को क्या करा गया, अपनाया गया। भारतीय संविधान में देखें तो संस्था और कार्य, संसद कानून बनाना क्या काम होता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कानून लागू करना और न्यायपालिका जुडिशरी कानून की व्याख्या करना। केस लॉ देखे तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों का पृथक्करण को संविधान की मूल संरचना बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का पृथक्करण को संविधान की मूल संरचना बताया है। इंदिरा नेहरू गांधी थी, राज नारायण वर्सेस राज नारायण का मैटर था। तो कार्यपालिका के अत्यधिक प्रभाव को अवैध घोषित किया था। तो कार्यपालिका के अत्यधिक प्रभाव को न्यायपालिका ने अवैध घोषित किया था। अब संक्षिप्त पुनरावलोकन रिव्यू वाइज देख लो, पूरा एक पूरा रिव्यू, विषय, मुख्य विस्तार, विधिक प्रभाव और संबंधित केस भी देख लेना। मैग्ना कार्टा क्या है, राज की शक्ति सीमित करती है, राजा की शक्ति, राज की नहीं, राजा की शक्ति सीमित करती है। और रूल ऑफ लॉ ड्यू टू प्रोसेस के विधिक प्रभाव इसमें है, और मेनका गांधी का केस इसके अंदर दिखता है। पुनर्जागरण देखेंगे तो तार्किक सोच और मानवतावाद को जन्म देता है, इसका मुख्य विचार है मानवाधिकार और कानूनी तर्क, विधिक प्रभाव है। और संविधान की धारा 51 इसके अंतर्गत झलकती है। समाजवाद, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की विधिक प्रभाव था। डीएस नगारा के इसका अंतर्गत आता है। मॉन्टेस्क्यू देखें, सत्य व विभाजक का मुख्य विचार था। चेक बैलेंस का विधिक प्रभाव था। पेशवानंद भारती केस इसका एक प्रमुख केस के रूप में झलकता है, उदाहरण के रूप में झलकता है। आखिर में इन सब चारों का निष्कर्ष देखें तो बताता है कि इतिहास में घटित ये घटनाएं, ये विचारधाराएं केवल अतीत की यादें ही नहीं है, बल्कि वे वर्तमान कानून और संविधान की नींव भी है। मैग्ना कार्टा ने अधिकारों की बात की, पुनर्जागरण ने तार्किक और वैज्ञानिक सोच दी, समाजवाद ने सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया और मॉन्टेस्क्यू ने लोकतंत्र को संतुलन और नियंत्रण का स्वरूप दिया। एक विधि के छात्र के लिए इन ऐतिहासिक बिंदुओं का गहन अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि कानून केवल विधेयकों और अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज, इतिहास और दर्शन का क्या है, समन्वय भी। यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गए, चारों छोटी छोटी टिप्पणियां खत्म हो गई। मैग्ना कार्टा, पुनर्विलोकन, पुनर्जागरण, समाजवाद और मॉन्टेस्क्यू, 4 मेन टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। मेरे साथ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो 1.5 एक्स लगा के आप लोग एक बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।